गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। यानी सिद्धांत रूप में देखा जाए तो भारत ने, इंसानियत ने समाज संचालन की जो सबसे उन्नत पद्धति विकसित की थी, उस उन्नत पद्धति को सिद्धांत रूप में औपचारिक तौर पर अपनाया और जिसे संविधान ने स्वीकृति प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को संविधान प्रस्तुत करते समय एक चेतावनी दी थी। वो चेतावनी ये थी कि भारत राजनीतिक समता के युग में प्रवेश कर रहा है। यानी हर व्यक्ति के मत का समान महत्व है और हर व्यक्ति किसी भी पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उम्र की सीमाएं हैं, बालिग नाबालिग शर्तें हैं। यानी राजनीतिक समता के युग में प्रवेश कर। लेकिन उन्होंने दूसरी बात कही कि भारत में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता मुंह बाए खड़ी, और अगर सामाजिक असमानता को दूर नहीं किया गया, आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया गया, तो राजनीतिक जो समता है, यानी जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। आज भारतीय गणतंत्र चौतरफा संकट में पड़ गया है। तीनों खतरे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहला खतरा जो एकदम सतह पर दिख रहा है वो राजनीतिक खतरा है। कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र, अभी मैं सामाजिक खतरों की बात नहीं कर रहा हूं जो सामाजिक तौर पर संकटग्रस्त है और आर्थिक तौर पर, पहले हम राजनीतिक खतरे, कोई भी जो लोकतंत्र होता है वो सबसे पहले टिका रहता है अपने संवैधानिक संस्थाओं। अगर संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, निष्पक्ष हैं और अपनी काम ठीक से कर रही हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र कायम रह सकता है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा जो संकट खड़ा हो गया है वो भारत की संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खोती हुई दिख रही। और पिछले 7 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, ये संकट और ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा। जैसे सबसे बड़ी जो प्राथमिक लोकतंत्र को फंक्शन करने के लिए जो सबसे प्राथमिक चीज है वो है चुनाव आयोग। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र तो चुनाव पे ही टिका हुआ है ना। चुनाव जो होना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, दो इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। और इसके लिए अनिवार्य है कि चुनाव आयोग जो हो वो तटस्थ हो, निष्पक्ष हो और स्वायत्त हो। हर राजनीतिक अध्येता जो किसी तरह से भक्त नहीं है, मतलब कि आरएसएस और भाजपा किसी तरह सत्ता में आ जाए, सिर्फ ये नहीं सोचता है, चाहे देश का चाहे दुनिया का, वो इस बात से चिंतित है कि भारत में निर्वाचन आयोग की जो चुनाव संपन्न कराता है, जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्राथमिक सबसे बुनियादी कड़ी है, उसकी भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। पहला तो यानी चुनाव आयोग, जिन देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ी या लोकतंत्र खत्म हुआ, एक लोकतंत्र कायम हुआ, कई अफ्रीका के देशों में, कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में कुछ समय के लिए, या एशिया के कुछ देशों में, उसमें सबसे पहले जो खतरे में आता है वो चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग के साथ भारत में जो दूसरी बड़ी संकट पहले से गहरा है वो है राजनीतिक पार्टियां। लेकिन पहले संवैधानिक संस्थाओं पर बात करें। एक संवैधानिक संस्था है न्यायपालिका। पिछले 8 सालों से देखा जा रहा है न्यायपालिका एक तरह से लोकतंत्र की गारंटी करती है और संविधान की संरक्षक है। और खास करके जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं वो संविधान के संरक्षक के रूप में, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में स्थापित हैं। चेक एंड बैलेंस की जो वो है कि कार्यपालिका अगर कुछ करेगी गड़बड़ तो उसको विधायिका देखेगी, विधायिका कुछ करेगी तो उसको न्यायपालिका देखेगी। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता भी खतरे में। पिछले दिनों जिस तरह के फैसले आए, चाहे वो राम जन्मभूमि पर फैसला हो, चाहे वो धारा 370 की समाप्ति पर आज तक सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी हो, चाहे ईबीएस कोटा 10% आर्थिक आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी हो, आर्थिक आरक्षण संविधान के उसके अनुकूल है कि नहीं है, संवैधानिक है कि नहीं है, 370 की समाप्ति संवैधानिक है कि नहीं, इस पर 4 सालों 5 सालों से सर्वोच्च न्यायालय विचार ही नहीं कर पा रहा है। या लंबे समय से जो लोग जेलों में बंद हैं, जैसे स्टैन स्वामी जेल में मर गए, जमानत तक उनको न्यायपालिका से नहीं मिल पाई। एक स्टिक पीने के लिए जो कुछ गिलास खास करके सिप करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाए। तो इस पर मैं विस्तार में नहीं जाता कि जो भारत की न्यायपालिका है उसकी भी स्वायत्तता और स्वतंत्रता बहुत सीमित हो गई है और खतरे में। तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है वो संसद। संसद पिछले 7 सालों में जो संसद फंक्शन कर रही है, ज्यादातर कानून, कृषि कानून जैसा कानून जो बाद में वापस लेना पड़ा, 5 मिनट के अंदर कानून पास हो रहे हैं, हंगामे के बीच कानून प्रस्तुत होते हैं और पास हो जाते हैं। यानी संविधान के अनुसार कानून बनाने वाली जो इकाई संसद है वो स्टैंप लगाने वाली, एक तरह की मोहर लगाने वाली केवल इकाई बन के रह गई। न वहां डिबेट हो रहे हैं, न कानूनों पर बहसें हो रही हैं, न जो संसदीय समितियां वो ठीक से फंक्शन कर रही हैं। यहां तक कि किसी बिल में, किसी कानून में यह देखा होगा कि वोटिंग भी ठीक से नहीं हो रही, हाथ उठा के वोटिंग हो रही है, हंगामे के बीच वोटिंग हो जा रही है, वोटिंग तक की प्रक्रिया भी ठीक से पूरी नहीं की जा रही है। यानी संसद भी, जो संसद की भूमिका थी, संसद भी अपनी स्वायत्तता स्वतंत्रता खो करके एक पार्टी विशेष की उपकरण और बंधक बन गई है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था होती है, वो होती है कैबिनेट। जो मंत्रिमंडल का भारत की जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी ताकत की बात नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत को बहुत ज्यादा वहां की सीनेट और प्रतिनिधि सभा सीमित करती है, लेकिन मंत्रिमंडल का उस पर कोई नियंत्रण खास नहीं होता। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री समकक्षों में, समान में, थोड़ा इक्वल, जो समान लोग हैं, कैबिनेट का भी करीब समान होती है, उसमें वो प्रथम है। ये नहीं माना जाता है, कैबिनेट व्यवस्था के अंदर ये नहीं था कि जो चाहेगा प्रधानमंत्री वो होगा, ये नहीं है। किसी भी चीज का कैबिनेट में पूरी तरह से बहुमत से अप्रूव होना जरूरी है। यानी जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के जो हक हैं वो करीब करीब प्रधानमंत्री के बराबर है। मंत्रियों के हक प्रधानमंत्री के बराबर है, यानी उनका वोट कैबिनेट के अंदर समान है। कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, लेकिन उसके पास कोई वीटो पावर नहीं है। अगर कैबिनेट बहुमत से पास न करे तो प्रधानमंत्री का कैबिनेट में भी वोट का एक ही है। यानी मंत्रिमंडल यहां बहुत ही, कैबिनेट व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। लेकिन भारत में पिछले 7 सालों में अगर देखें तो पूरी कैबिनेट व्यवस्था पीएमओ तक सीमित हो गई। कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री हो गया। ये जग जाहिर तथ्य है कि भारत में कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री तक सीमित हो गया। यानी कैबिनेट व्यवस्था जो एक बहुत ही बड़ी संवैधानिक व्यवस्था थी वो भी पंगु हो गई।
क्योंकि सारे जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की कृपा से, मंत्रियों का जो अपना प्रतिनिधित्व क्या राजनीतिक प्रतिनिधि होते थे, उनके अपने राजनीतिक आधार होते थे। और वो ठीक है, प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि वो मंत्रियों को नियुक्त करे और मंत्रियों को हटा भी सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जब वो नियुक्त कर दिया जाएगा तो वो एक स्वतंत्र इकाई है। तो भारत में कैबिनेट व्यवस्था विकसित हो गई। इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो अलग बात है। इसके साथ ही जो बड़ा एक राजनीतिक संकट है जो लंबे समय से चला है और ये संकट बढ़ता चला जा रहा है, वो संकट ये है कि भारत के राजनीतिक दल, भारत का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होता हो। सारे अधिकांश राजनीतिक दल या तो परिवारों के आधार पर संचालित होते हैं या तो व्यक्तियों के अनुसार संचालित होते हैं। इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी महत्वपूर्ण भारत की पार्टियां हैं वो सब परिवारवाद की शिकार है। कुछ पार्टियों में तो 3-3 पीढ़ी हो चुका है, जैसे कांग्रेस पार्टी ही है, जैसे शरद पवार की पार्टी है, चाहे वो सपा ही क्यों ना हो, चाहे वो राजद ही क्यों ना हो। और एक पार्टी दिखती है लोकतांत्रिक, कम से कम 15 ऐसी पार्टियां हैं पूर्वोत्तर से लेकर के यहां तक बड़ी महत्वपूर्ण, जितनी बड़ी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद का बोलबाला है। और जो भविष्य में दिखाई दे रहा है वो परिवार का ही कोई सदस्य दिखाई दे रहा है कि जो वारिस बने। यहां तक कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जैसी जो पार्टी है वहां भी अगले उसके रूप में उनके भतीजे दिखाई दे रहे हैं, या व्यक्तियों के आधार पर चलती है। जैसे भाजपा लोकतांत्रिक दिखती है, लेकिन भाजपा तो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि पूरी भाजपा को जो संचालित करने वाली संस्था है वो एक गैर लोकतांत्रिक संस्था है, आरएसएस। भाजपा को आरएसएस संचालित करती है। वो उसमें लोकतंत्र के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। आरएसएस में कोई भी लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं है। पूरी भाजपा को आरएसएस संचालित करता है। पहले थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी थी भाजपा की, वो सब खत्म हो चुकी है। पूरी तरह से भाजपा को आरएसएस संचालित करता है, जो एक अलोकतांत्रिक संस्था है, जो किसी तरह से लोकतंत्र में न जनता द्वारा वो चुनी गई है, न जनता की उसमें कोई वो है, न लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसमें चुनाव होता है, न उसका रजिस्ट्रेशन है। तो पूरी तरह लोकतांत्रिक। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी रही हैं जिसमें एक हद तक लोकतंत्र दिखता था, लेकिन अब तो उनका दायरा ही लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है। हालांकि वहां भी लोकतंत्र के बहुत गंभीर प्रश्न उठते थे, आंतरिक लोकतंत्र के, फिर भी औपचारिक लोकतंत्र दिखता था। परिवारवाद और कोई व्यक्ति विशेष का शासन नहीं दिखता था, कम से कम इस लेवल पर लोकतंत्र दिखता था। तो जो भारत का राजनीतिक दल है, जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को संचालित करते हैं, उसमें केवल परिवारवाद ही नहीं, व्यक्तिवाद जिस तरह से है, वो परिवार और व्यक्ति, या तो व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं कि एक ही व्यक्ति की चलती है। कोई उसमें डिलिब्रेशन, कोई बहस, कोई लोकतांत्रिक बातचीत, फिर उसके बाद डिसीजन नहीं। एक व्यक्ति सर्वसर्वा, या तो परिवारवाद है तो व्यक्तिवाद है, या व्यक्तिवाद परिवारवाद, दोनों का मिला जुला रूप है। तो जो लोकतंत्र को संचालित करने वाली बॉडी है राजनीतिक दल, वो भी वही लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े? अब एक चौथा स्तंभ है मीडिया। किसी भी लोकतंत्र के संचालित होने के लिए स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक भूमिका रखती है। कोई इसमें बहस ही नहीं है कि भारत की मीडिया का बहुलांश हिस्सा, जिसे कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, जो सबसे प्रभावी मीडिया है, वो पार्टी विशेष, कुछ चंद मीडिया घरानों को छोड़ दें तो पार्टी विशेष की भोंपी बन गई है।